हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो 66वीं बीपीएससी का जो सीरीज स्टार्ट किया था प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये जो पारित किया जाता है वो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360। और वित्तीय आपात से याद रखने वाली जो कुछ बातें हैं वो ये है कि वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरी चीज कि इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, यानी कि अगर एक बार इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अनिश्चित काल तक के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। आगे है कि निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो की अगर बात करते हैं तो ये जो वीटो पावर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे है कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल होती है, ये भी सही है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा की जो संरचना है वो है अनुच्छेद 80 में, और साथ ही साथ इसकी जो सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या है वो 250 हो सकती है, और सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। यह वह सरकार का प्रमुख होता है, सही है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। आगे है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावित हो जाना चाहिए। तो देखिए, वित्त विधेयक की अगर बात करते हैं तो इसको 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 दिन। वित्त विधेयक से एक चीज याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 112 जो है वो वित्त विधेयक को परिभाषित करता है, और वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 अगर देखते हैं तो ये सुमेलित है। धन विधेयक 110 सुमेलित है। विनियोग विधेयक 113 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि विनियोग विधेयक का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 114 में वर्णित है, और अनुच्छेद 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में जो प्रक्रिया है उसका विवरण है अनुच्छेद 113 में। और वित्तीय विधेयक 117 ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विनियोग विधेयक 114 अनुच्छेद में। आगे कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी राज्य के विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 500 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए 60। देखिए, एक चीज यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ कुछ अपवाद भी है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये सब जो है वो कुछ अपवाद है। विधानसभा से अगर बात करते हैं तो विधानसभा से याद रखिएगा कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया जाता है वो अनुच्छेद 332 के तहत। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में है। तो ये किस अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन से 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो वो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर और ऑप्शन की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े कुछ प्रावधान हैं। और 9वीं की अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी अनुमूलन से संबंधित अधिनियम है। और 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं।
आगे है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। देखिए अगर बात करता है कि वैसे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तब हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन अगर कहेगा कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को दोनों को मूल अधिकार कौन कौन से है, तो अनुच्छेद 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ये सब जो अनुच्छेद है वो दोनों को प्राप्त है। आगे कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो ये कौन किया था? ये किया था इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। और ये कब दिया था ये सुझाव? 1997 में। नेक्स्ट हमारा कि लेखानुदान पारित किया जाता है। तो लेखानुदान जो है वो बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट पर आम बहस के उपरांत। नेक्स्ट है हमारा कि मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 के 3 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352। देखिए यहां से एक चीज और याद रखिएगा कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो दोनों में से पहले हो जाए वही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अभी जो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो है 23 में, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। आगे है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देशों में हुई है? तो ये जो है वो अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये गलत है, साहित्यिक स्रोत की नहीं है। इसमें देखा जाए तो जो इसका प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म से आप लोग पढ़े होंगे त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा है पाली, और विनय पिटक में संघ के नियम तथा आचार हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और उपदेश हैं, और अभिधम्म पिटक में बुद्धों के उपदेशों का दर्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। आगे कह रहा है कि सही कथन पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध में को, तो गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे, इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध से एक और चीज़ याद रखिएगा कि बुद्ध जो थे वो अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे है मिलान करने के लिए दे रहा है, एक साइड वंश दिए हुए हैं और दूसरे साइड संस्थापक दिया हुआ है। तो पल्लव वंश सी विष्णु, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी भी याद कर लीजिएगा, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की अगर बात करते हैं तो दंती दुर्ग के साथ ये मैच करेगा, और इसकी राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्य वंश की अगर बात करते हैं तो ये बादामी के चालुक्य वंश की बात कर रहा है। तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे कौन? जयसिंह, और इसकी राजधानी थी बतापी। और यादव वंश की अगर बात करते हैं तो यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम, और जिसकी राजधानी थी देवगिरी। आगे है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर विक्रम संवत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो 57-58 BC में हुई थी, और जो विक्रमादित्य राजा था वो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ये संवत की शुरुआत किया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, ये बिल्कुल सही है। और कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। और ये जो शक संवत है, यही शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। आगे है कि मिलान करने के लिए कह रहा है, एक साइड भूमि दिए हुए हैं और दूसरे साइड उपयोग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक साइड भूमि जो दिया हुआ है, क्षेत्र, वास्तुखिल, ये सब जो है वो गुप्त काल में जो भूमियों का वर्गीकरण किया गया था उसके उपयोग के आधार पर, उसकी बात कर रहा है ये। तो क्षेत्र जो था वो कृषि योग भूमि को क्षेत्र कहा जाता है। वास्तु जो था वो जो बास करने योग वाली भूमि थी उसको कहा जाता है। खिल जो था वो बंजर भूमि को कहा जाता है, और अपहरत जो है वो जंगली भूमि को कहा जाता है। तो ये चारों सामने सामने ही लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो देखिए शिलादित्य की जो उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था हर्षवर्धन,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो पुष्पभूति भंग के जो शासक था हर्ष, इसी को शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन से कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा। हर्ष जो था वो शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसकी अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो चीनी यात्री हेनसोंग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्ष के समय में ही प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और एक हर्ष से एक और नाम याद रखिएगा, बाणभट्ट, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था जिसने कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना भी की थी। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। आगे है कि शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ याद रखिएगा इल्तुतमिश जो था वो एकता प्रणाली भी चलाया था और एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। और इल्तुतमिश जो था, इससे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त किया था। इल्तुतमिश जो था वो अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। आगे है कि एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, एकता प्रथा की अगर बात करते हैं तो पहली बार तो एकता प्रथा अभी हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ने चलाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो आता है वो इसको समाप्त कर देता है और फिर फिरोज शाह जो तुगलक है वो इसको दोबारा स्टार्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एक और चीज़ें भी याद रखिएगा। फिरोज शाह जो तुगलक था एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक भी था। आगे है कि किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। तो इस क्वेश्चन में का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। शाहजहां की अगर टेन्योर की बात करते हैं तो वो था 1627 से लेकर 1657 तक और ये जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां के कुछ जो बनवाई गई प्रसिद्ध इमारतें हैं उसमें है ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे। तो ये किसे दिया था? बालपुत्र देव को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालपुत्र देव को उन्होंने 5 गांव दान दे दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सगुन भक्ति से संबंधित नहीं है। तो सगुन भक्ति से संबंधित की अगर बात करते हैं तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, चैतन्य है, लेकिन कबीर नहीं है, क्योंकि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। अगर हम लोग कबीर की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और निर्गुण भक्ति से ये जुड़े हुए ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। इनके जो उपदेश हैं, जिसको शब्द बोला जाता है, वो सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है और कबीर की जो वाणी का संग्रह है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। आगे है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह व्यक्तित्व निम्न में से किसका है। तो यह जो व्यक्तित्व है वो भगत सिंह का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह के कुछ और भी व्यक्तित्व हैं, जैसे है इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह से याद रखिएगा इन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया था और फिर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो जाती है। आगे की काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो काकोरी कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1924 में साचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं काकोरी कांड की। काकोरी कांड था क्या? 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था और यही जाकर आगे काकोरी कांड कहलाता है। और ये जो सरकारी खजाना लूटने का जो विचार था वो सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल का था और फिर आगे जाके इसी में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लोहाड़ी हो गए, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, ये सब को 1927 में फांसी दे दी जाती है और ये जो साचिंद्र सान्याल थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा अतिवादी लोकतंत्र दल यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय यानी कहने का मतलब है मनवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा और कब? 1940 में किया गया था।
आगे श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुआ था। जब तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में, तब उसको खत्म करने के लिए 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। देखिए, प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि से खत्म होता है, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध जो था वो मैंगलोर की संधि से खत्म होता है, और तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। आगे है कि मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? तो मद्रास महाजन सभा का जो गठन है वो 1884 में हुआ था। नेक्स्ट है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह किसने कहा था? यह जो था वो सरदार पटेल ने कहा था। जो मुस्लिम लीग जो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा था, तो उसे अजीज होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिया था, कर मत दो। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इन्हें सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। आगे है हमारा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल के मिदानपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तामलुक। ये बंगाल के मिदानपुर जिले के तामलुक नामक स्थान था, उसमें ये गठन किया गया था। आगे हमारा कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे की अगर बात करते हैं तो मंगल पांडे जो था वो विद्रोह कहाँ किया था? बैरकपुर छावनी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर छावनी में। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, मंगल पांडे का जो संबंध है वो 29वां बंगाल इन्फेंट्री से, नेटिव इन्फेंट्री से है, और इसको फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 5 प्रतिनिधि जो थे वो अंतिम सरकार में शामिल होते हैं, और वो 5 प्रतिनिधियां कौन कौन थे? वो थे लियाकत अली खान, जिनको कि वित्त विभाग दिया गया, फिर उसके बाद थे आई चुंदरीगर, जिनको कि वाणिज्य विभाग दिया गया, फिर थे गजानतर अली खान, जिनको कि स्वास्थ्य विभाग दिया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनको कि विधि विभाग दिया गया, और अब्दुल रब नस्तर, जिनको कि संचार विभाग दिया गया था। आगे कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो किससे था? वो था अफगानिस्तान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये साउथ एशिया का एक कंट्री है जिसकी राजधानी है काबुल, और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी। आगे है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया था? तो उन्होंने 2 समाचार पत्रों के माध्यम से किया था, एक था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। एनी बेसेंट की और होम रूल लीग की अगर बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन जो था वो एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में शुरू किया गया, और होम रूल लीग आंदोलन मार्च 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड एरिप्पन के समय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एरिप्पन के समय में। ये जो इल्बर्ट बिल था उसमें था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया था, तो इसीलिए जो भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे वो इसका विरोध कर दिए थे, और इसी विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो था 1880 से लेकर 1884 तक। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो ये है कि इसने सिविल सेवा परीक्षा में जो अधिकतम आयु सीमा थी 19 वर्ष उसको बढ़ाकर ये 21 साल कर देता है। इसने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत करता है। फिर इसी के समय में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी करवाई जाती है, और एक जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे वो रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रार्थना समाज तो 1865, तो यही गलत है, क्योंकि प्रार्थना समाज जो था वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबाई फुले के द्वारा, सही है। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा, सही है। रामकिशन मिशन 1897 विवेकानंद के द्वारा, सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज 1865 नहीं होकर 1867 होना चाहिए।
आगे है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी। फिर बाद में जाकर आगे इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना था वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है हमारा कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो मुस्लिम लीग जो था वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है 22 सितंबर 1939 को। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि उन्हें 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में भी मनाया है और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है। तो ये तीनों दिवस याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो द्वैध शासन प्रणाली का जो जन्मदाता था वो लियोनस कार्टिस था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की उधर्पातन विधि से किस यौगिक को पृथक किया जाता है? तो उधर्पातक विधि से अगर हम लोग बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को भी, एंथ्रासीन को भी, नेफ्थलीन को भी और बेंजोइक अम्ल को भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। उधर्पातन होता क्या है? सब्लिमेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। आगे है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। लेकिन अगर यही पूछते कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर में लाल रंग अगर पूछेगा तब होगा लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है कि जल का त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है? तो ये जो त्रिक बिंदु होगा वो किस पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिक बिंदु का मतलब वह तापमान और दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के तीनों अवस्थाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र क्या है? तो जी बराबर क्या होगा? ऊपर में हो जाएगा बल इंटू में दूर और नीचे क्या होगा? द्रव्यमान इंटू में द्रव्यमान मानी m²। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया की अगर बात करते हैं तो देखिए, प्रकाश की जो चाल है, तरंगदैर्घ्य है, तीव्रता है, ये सब बदल जाता है, लेकिन जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। आगे है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या होगा? तो देखिए, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला T बराबर 2π√L/में g। इस पर आप रखिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी होती है। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो देखिए, वायु अंगार गैस में होता है CO होता है 32%, N2 होता है 65% और CO2 होता है 3%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO, N2 और CO2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की तो ये कीटनाशी के साथ मैच करेगा। पेंसिलिन की अगर बात करेंगे, कॉपर सल्फेट कीटनाशी के साथ मैच करेगा। और अगर पेंसिलिन की बात करते हैं तो ये किसके साथ? प्रतिजैविक के साथ मैच करेगा। यूरिया की बात करेंगे तो ये उर्वरक के साथ मैच करेगा। और मेलाथिनाइन की अगर बात करते हैं तो ये फंगसनाशी के साथ मैच करेगा। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है? एगेरिकस जो है वो नहीं करता है। आगे है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिंगाटा का कार्य नहीं है? तो ये कौन नहीं है? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है वो मेडुला ऑब्लिंगाटा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि जीन की एक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीन की जो कार्यात्मक इकाई है उसको कहा जाता है सिस्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? तो मनुष्य के शरीर में होता है विटामिन बी और विटामिन ई का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट हमारा कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। तो स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत आरबीसी बनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, यहाँ पूछ रहा है, तब जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्सीटोनिन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है?
तो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक कौन होगा? बोरोन जो पौधा होगा, बोरोन होगा जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। नेक्स्ट हमारा कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकला ऊतक से ग्रंथियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी हुई होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डिंबवाही नलिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र, और राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वैश्विक बहुआयामी निर्भरता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगर हम यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट हमारा कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। और किसको हटाकर? बंगाल को हटाकर उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन है वो है 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो हैं यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो हैं के वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं के वेणुगोपाल जो कि भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 76 में है। एक चीज़ और याद रखिएगा, महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो ना ही संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन या उसकी समितियों में बोल सकता है, और लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 88 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के दौर में स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए ऋण में प्रदान किया जाएगा? तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है हाल ही में इसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए उन्नति का जो फुल फॉर्म है वो है यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, जो कि शुरुआत किया गया है इसरो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये विकास इसका इसलिए किया गया है, नैनो सैटेलाइट के विकास हेतु इसका उन्नति का शुभारंभ किया गया है। अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अभी तत्कालीन चेयरमैन का नाम है के सिवन, और इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान जो है वो है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो पहला स्थान जो है वो अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के छपरा जिले यानी सारण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सारण में। नेक्स्ट हमारा कि गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? तो ये डॉक्टर किरण कुमारी की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर किरण कुमारी। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो यह जो मिशन है वो 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो ये किया है रीवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रीवा में। और इसमें जो है वो 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इसके लिए जो ऋण प्रोवाइड करवा रहा है वो करवा रहा है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन क्षय रोग 2020 का मुख्य विषय है, तो ये है इट्स टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स टाइम। और मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में गंगा की किस सहायक नदी में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है, तो ये पाई गई है महानंदा नदी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, महानंदा। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी से याद रखिएगा, गंगा नदी जो है वो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां के नाम भी याद रखिएगा, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा कि जुलाई 2020 में आजाद पटन जल विद्युत परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये जो हुआ है वो चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये चीन और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो मध्य पीओके वाला जो क्षेत्र है उसमें झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये एक रूस के हैं जिनका नाम है पावेल प्रोताक्टोव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किया गया है। इनमें से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, तो ये देखिए ये शुरू किया गया है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इसमें नहीं कौन है, इसमें नहीं है इंडोनेशिया। ये जो है वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है जिसमें चीन पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य से ये श्रृंखला शुरू किया गया है और इस पहल का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम जापान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया है, जिसे नाम दिया है, तो उसे क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया है सार्थक। और ये सार्थक जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत बैंक है, तो देखिए अभी रिसेंटली 10 सरकारी बैंकों का विलय हो गया है और उसके बाद अब कुल जो सरकारी बैंकों की संख्या बची है वो है 12। सार्वजनिक बैंकों की अगर बात करते हैं तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में विलय हो गया था और अब जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की जो संख्या है वो 12 हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है वो इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का जो विलय है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है वो पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है, तो मिशन कर्मयोगी का जो संबंध है वो सिविल सेवा क्षमता विकास से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सरकारी सेवाओं में सुधार लाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है और इसके तहत सिविल सेवा कर्मचारियों को अपनी क्षमता विकास का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये किया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। और कितना करोड़ की लागत से, 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 राज्य परियोजना और गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो इसकी जो राज्य के रूप में स्थापना होती है वो होता है 31 अक्टूबर 2019 को, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और इसके जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बिहार की 2 महिलाओं को किया गया है। एक का नाम है बीना देवी और दूसरा का नाम है भावना कंठ और इन दोनों के सही 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट हमारा कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 19वें एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है वो चीन में किया जाएगा, हांगझोई चीन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर यही आपसे कोई पूछ ले कि 20वां एशियाई खेल, तो 20वां एशियाई खेल जो है वो 2026 में नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आईबॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है, तो आईबॉक्स नामक जो सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसी बैंक।
नेक्स्ट हमारा कि बिहार बजट 2020-21 के तहत राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान पर कितना खर्च करेगी। तो जल जीवन हरियाली अभियान पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो जल जीवन हरियाली अभियान है ये जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ग्रीन बजट देश का पहला पेश करने वाला बिहार का पहला राज्य है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि है वो है 2.8%। और अगर यही उद्योग क्षेत्र में पूछ देगा तब हो जाएगा 2.5%, सेवा क्षेत्र में पूछ देगा तब हो जाएगा 6.9%। साथ ही साथ याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो विषय था वो था धन सृजन यानी कि वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुफ्त कर दिया है। तो ये करने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो ऊपर से प्रथम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जो भारत है वो विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। यहाँ के अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास और टोटल मेंबर कंट्री है 189। नेक्स्ट है हमारा कि किस सिख गुरु ने बिहार में गया, राजगीर, पटना व भागलपुर आदि की यात्रा किया था। तो ये किए थे गुरु नानक देव ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव से याद रखिएगा गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्हीं के जो अनुयायी थे वो सिख कहलाए थे। गुरु नानक जो थे वो गुरु का लंगर नामक एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय भी स्थापित किया था। साथ ही साथ अनेक स्थानों पर संगत और पंगत भी स्थापित किए थे। फिर इनकी जो मृत्यु है वो 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। कुंवर सिंह जो है वो बिहार में जगदीशपुर में नेतृत्व करते हैं और जगदीशपुर में जो दमन करता था वो था विलियम टेलर और बिसेंट आयर। नेक्स्ट है हमारा कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए किसके नेतृत्व में चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था FG सलाई के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण सत्याग्रह से याद रखिएगा कि भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग था वो भी 1917 में चंपारण में ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली में किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किला-ए-कुहना नामक जो मस्जिद का निर्माण है वो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह से एक चीज याद रखिएगा, इसके बचपन का जो नाम था वो फरीद खान था। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था। तो इनका जो संबंध था वो इंडिपेंडेंट पार्टी से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट पार्टी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो भारत में जो बिहार की जनसंख्या है वो शीर्ष से तृतीय है। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार, फिर चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। अगर हम बात जनसंख्या घनत्व की करते हैं तो जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा कि दरभंगा जयनगर के बीच कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दरभंगा और जयनगर को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। कांवर पश्चिम बिहार की अगर बात करते हैं तो ये बेगूसराय में, गोगाबिल पश्चिम बिहार की बात करते हैं तब कटिहार में, कुशेश्वर पश्चिम बिहार की अगर बात करते हैं तो ये दरभंगा में, और नकटी पश्चिम बिहार की अगर बात करते हैं तो ये जमुई में है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, बलान। क्योंकि महानंदा की अगर बात करते हैं, कमला की अगर बात करते हैं, बागमती की बात करते हैं तो ये सब का जो उद्गम है वो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका जन्म जो था वो बरबीघा मुंगेर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरबीघा। नेक्स्ट हमारा कि विदेशिया किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो विदेशिया जो है वो राय बहादुर भिखारी ठाकुर जो कि एक भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी कृति है।
नेक्स्ट हमारा कि बिहार में सौराष्ट्र मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो सौराष्ट्र मेले का जो आयोजन है वो मधुबनी में किया जाता है और इसमें जो ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के लड़कियों हैं उनका विवाह के ये उद्देश्य से इस मेले में पहुँचते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है, तो जाट जाटिन प्रचलित है, सामा चेकवा प्रचलित है, डोमकच भी, विदेशिया भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा कि बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान है, तो किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल और राज्य के कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की अगर बात करते हैं तो जो उप मुखिया है इसका भी चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगर हम बात करते हैं मुखिया की, तो मुखिया और जो पंचायत समिति का जो चुनाव होता है ये चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रमुख की अगर बात करते हैं तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो चावल का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और थाईलैंड जो है वो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन के प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तो 16% है, मध्य प्रदेश में 25%, उड़ीसा में 33% और छत्तीसगढ़ में 41%। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो जो दक्षिण अमेरिका का जो आटाकामा मरुस्थल है वो पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट हमारा कि स्टेट ऑफ जौहर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो स्टेट ऑफ जौहर जो है वो सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात कोरिया और जापान की करते हैं तो ये से याद रखिएगा कोरिया जलडमरूमध्य। अगर हम बात डेनमार्क और स्वीडन की करते हैं तो याद रखिएगा ओरसंड जलडमरूमध्य। और सिंगापुर और इंडोनेशिया की बात करते हैं तब याद रखिएगा सिंगापुर जलडमरूमध्य। नेक्स्ट हमारा कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो इरूला जनजाति जो है वो तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है, तो नाजका प्लेट की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, तो पहला जीआई टैग मिलने वाला जो भारतीय उत्पाद था वो था दार्जिलिंग चाय। और इसको मिला कब था, 2004-05 में। और जो जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो तुजू दर्रा की अगर बात करते हैं तो ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और इसी दर्रे से होकर म्यांमार के लिए रास्ता जाता है। ये जो दर्रा है वो इम्फाल से लापू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट हमारा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमुना नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात ब्रह्मपुत्र नदी की करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग हिमानी से है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक हेमेटाइट कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सबसे अधिक हेमेटाइट है वो उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। साथ ही साथ याद रखिएगा उड़ीसा में जो बॉक्साइट है वो भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो एंथ्रासाइट कोयला है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो कि मध्य प्रदेश पन्ना में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है छठा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पहला स्थान की बात करते हैं तो पहला स्थान है थाईलैंड और भारत में सबसे अग्रणी राज्य है प्राकृतिक रबर के उत्पादन में वो है केरल। नेक्स्ट हमारा कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा रेंज की अगर सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तब है धूपगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ भी मिलता है कहीं कहीं लिखा हुआ, जो कि 1350 मीटर पर स्थित है और महादेव पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक।
नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात करते हैं तो मध्यवर्तीय वस्तुओं को जोड़ा जाता है, गृहिणियों की सेवाओं के मूल्य का जोड़ा जाता है, काला धन को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त अंतर है। तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक अवधारणा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक निम्न में से कौन था। तो देखिए, भारत में खोला गया अगर प्रथम बैंक की बात करता है तब हिंदुस्तान बैंक होगा, लेकिन हिंदुस्तान बैंक जो था वो यूरोपियों के द्वारा खोला गया था। अगर भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और संयुक्त पूंजी से खोला गया पहला बैंक पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगर हम विलियम एक बार समिति की बात करते हैं तो याद रखिएगा रेल बजट की शुरुआत। जेम्स लायल समिति की अगर बात करते हैं तब याद रखिएगा अकाल समिति। और मैकाले समिति का याद रखिएगा शिक्षा का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट हमारा कि भारत में उद्योगीकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की। तो देखिए, इसकी घोषणा जो है वो 2000 में किया गया था और इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए फिर एक विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लाया जाता है, वो लाया जाता है 2005 में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000। नेक्स्ट हमारा कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। अगर रेपो दर में वृद्धि किया जाता है तो ऋण की जो ब्याज दर है उसमें भी वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो साख सृजन की प्रक्रिया उसमें कमी आती है और फिर लास्टली मुद्रा प्रसार में कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। नेक्स्ट हमारा कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्रत्यक्ष कर संहिता का जो संबंध है वो है आयकर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आयकर। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करने वाला है सेबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अजय त्यागी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये किया गया है कांडला, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन कब किया गया। तो भारत में देखिए विमुद्रीकरण जो है वो सर्वप्रथम 1946 में किया गया था और फिर आज़ादी के बाद 1978 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तब 1000, 5000 और 10,000 रुपये के जो नोटें थे उनका विमुद्रीकरण किया गया और फिर 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए, यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो नहीं कौन है, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 सितंबर। अगर यही पूछ ले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तब आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थान जो है वो गोवा में पणजी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वो है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। तो कृत्रिम बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो कोची जो है वो कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। कोची हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, मुंबई हो गया, ये सब भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।